अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त हुकूमत के ऊपर जहां बिल्स का मामला है वहां पर भी तनकीद हो रही है कि हुकूमत जाते जाते बिल्स जो है वो मंजूर करवा रही है। 24 बिल एक दिन में मंजूर करवाए जा रहे हैं। फिर एक अहम डेवलपमेंट के मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई है और उसके बाद अब जो इम्कानात हैं वो ये सामने आ रहे हैं कि शायद इंतखाबात जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हों। इस मामले पर बात करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। लेकिन सर अब ये तासुर पैदा हो गया है कल जो मरदमशुमारी मंजूर हुई उसके बाद कि इंतखाबात जो हैं वो ताख़ीर का शिकार होंगे। आप बताएं कि कितना आप समझते हैं कि ताख़ीर हो सकती है? देखिए, कितनी ताख़ीर है या ताख़ीर होनी है कि नहीं होनी, ये तो बेहतरीन जवाब देंगे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये टोटल इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। आइन के तहत इंतखाबात का इनकाद जो है वो ज़िम्मेदारी आयद की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। आप खुद माशाल्लाह पार्लियामान को और लॉ को कवर करते हैं। आर्टिकल 218(3) के तहत ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है। अब जो आइन में डिस्पेंसेशन है, जिस तरह से चीज़ें दी गई हैं, आर्टिकल 51 जो है आइन का, उसकी क्लॉज 5 ये कहती है कि मरदमशुमारी अगर नोटिफाई हो जाती है तो आइंदा आम इंतखाबात उसकी बुनियाद पे होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि जी ये बिल्कुल ऐन वक्त पे मरदमशुमारी को नोटिफाई क्यों किया गया? उसकी वजह ये थी कि फिर 2017 की मरदमशुमारी थी, उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठे थे, आपको याद होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, इलाकाई जमातों ने उस पर अदम एतमाद का इजहार किया। उस वक्त की पार्लियामान में एक ऑल इंक्लूसिव कमेटी बनाई गई। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर उसमें बैठे। उन्होंने इत्तफाक़ राय से आइन के आर्टिकल 51 क्लॉज 5 में एक अमेंडमेंट की जो वन टाइम थी कि 2018 के इंतखाबात जो हैं वो प्रोविजनल सेंसस यानी कि जो अबूरी रिजल्ट हैं उन पे हो जाएंगे और उसके बाद ज़ाहिर है फिर वो इफेक्टिव नहीं रहती और अगले डिजिटल होंगे। जी, फिर एक मुआहदा हुआ। इसी मुआहदे में लिखा गया कि 5 साल के अंदर अंदर डिजिटल सेंसस कराए जाएंगे और उसको नोटिफाई करने से पहले तमाम फ्रीकैन को एतमाद में लिया जाएगा और अगर CCI अप्रूव कर दे तो फिर आइंदा इंतखाबात उसी पे ही होने हैं। अब 2021 जनवरी में PTI हुकूमत ने कुछ ताख़ीर की, वो थोड़ा पहले इसको हल कर सकते थे। वो इस मामले पे थोड़ी देर मैं कहूँगा कि उनसे गफलत हुई। उन्होंने इससे टाइम से पहले नहीं लिया और 2021 जनवरी में आके उन्होंने इसको टेकअप किया। ठीक है, 2021 की बजाय भी बल्कि 2022 में ये मामला आके आया उनके सामने और कहा गया कि अब डिजिटल सेंसस हों और उसमें ये जो सारी चीज़ें होंगी, उसको सामने रखते हुए प्रोक्योरमेंट की गई टैबलेट्स की। वो कोविड की वजह से कुछ डिलेज हुए। फिर आपको याद है पिछले 3-4 माह में मुख्तलिफ जमातों को और सेगमेंट्स को एतराज़ात थे उसके लिए, क्योंकि ये सारा डिजिटली हो रहा था और इसमें हमारे पार्टनर्स थे जो स्पार्को है जिसके पास सैटेलाइट फैसिलिटी है, फेंसिंग, जियो फेंसिंग टाइप चीज़ें सैटेलाइट से देखते हैं कि खाना शुमारी ठीक हुई है। एक गाँव है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें 50 घर हैं, वो सैटेलाइट से नज़र आ रहे हैं और उसकी आबादी अगर शो कर दी जाए 5000 तो ये मुमकिन तो नहीं ना, 100 बंदा तो नहीं एक घर में रहता। तहफ़्फ़ुज़ात आप समझते हैं कि इस हद तक दुरुस्त नहीं है? नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ सारों के दुरुस्त थे। सारों को बिठाया गया, सिंध को, MQM को, हुकूमत सिंध को, इंटीरियर की जमातों को, बलोच जमातों को, पख्तून जमातों को, उन सारों के एतराज़ात जो थे उनका फोरेंसिक ऑडिट करवाया गया। ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट्स जो थे वो टेबुलेट करके कल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ना सिर्फ जो 8 रेगुलर वोटर मेंबर्स हैं जिनमें वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आज़म खुद और 3 वज़रा साहिबान जनाब नवीद कमर साहब, जनाब एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो पहले दिन से नोटिफाइड काउंसिल है। इनके अलावा वज़ीर आज़म साहब ने, क्योंकि मसला ऐसा था तो उन्होंने जो इत्तेहादी जमातें हैं जिस हद तक पार्टिसिपेशन हो सकती थी, जिनको एतराज़ात थे, उनके भी नुमाइंदगान जो काबीना में हैं या पार्लिमानी लीडर, मैं आपको बता देता हूँ कि मौलाना असद महमूद साहब थे वहाँ पे, जनाब अमीनुल हक साहब थे, आपने वो रिलीज़ देखी होगी। चेयरमैन सेनेट को मदऊ किया गया स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो पार्लिमानी सरबराह हैं जनाब खालिद मक्सी साहब, उन्हें बुलाया गया। 0 डाइसेंट के साथ। अच्छा। किसी ने डाइसेंटिंग नोट नहीं लिखवाया, इसे मंजूर किया गया इत्तफाक़ राय से और उसके बाद उसे नोटिफाई करने के लिए कहा। लेकिन तारड़ साहब, अब अगर निगरान हुकूमत आती है
अब ये मरदमशुमारी के बाद अब हल्का बंदियाँ होनी है, अब इसमें टाइम लगना है, तो आप नहीं समझते कि आने वाली निगरान हुकूमत को आईनी कोई कवर की ज़रूरत होगी? नहीं, इसलिए नहीं होगी। देखें, वो दोनों लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। आर्टिकल 55 की क्लॉज 5 ये कहती है कि नोटिफाइड सेंसस जो हैं वो बुनियाद होंगे आम इंतखाबात की। आर्टिकल 224 कहता है कि अगर हुकूमत तहलील होती है अपनी मुद्दत पूरी करके तो 60 रोज़ में, अगर डिज़ोल्व होती है मुद्दत से पहले तो 90 रोज़ में। आर्टिकल 254 ये कहता है कि आइन में दी गई कोई भी टाइमलाइन जो है वो किसी एक्शन को गैर आइनी नहीं बनाएगी, सिर्फ इस वजह से कि वो उस टाइम पे नहीं हो सका काम, उसमें ये गुंजाइश मौजूद रहती है। अब ये दोनों आइनी प्रोविजंस हैं जो अपना रास्ता लेंगी, और मैं फिर ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हुकूमत ने सिर्फ अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी थी। अरबों रुपए खर्च हुए इस मरदमशुमारी पे, और उसमें पिछले जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर किए गए। और ये डिजिटल मरदमशुमारी है, इसमें सारा डेटा ब्लॉक्स की सूरत में आपको एक बटन दबाने से मिल जाता है। इसमें कुछ ना कुछ ट्वीकिंग ज़रूर होगी। सूबों की सीटों के हवाले से इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ग्रोथ जो है वो सारे सूबों की मिलती जुलती है। बलूचिस्तान की कुछ ज़्यादा है, लेकिन शायद वो सीट्स क्रिएट ना करती हो। लेकिन सूबे के अंदर रहते हुए विद इन द प्रोविंस मुमकिन है कि कुछ इलाकों में आबादी बढ़ी है, कुछ में कम हुई, अब नहीं बढ़ी, तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े। तारक साहब, अब जैसे इंतखाबात में ताख़ीर की बातें हो रही हैं, तो सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ताख़ीर होती है तो सदर साहब की मुद्दत तो शायद सितंबर में पूरी होनी है, आपका इलेक्टोरल कॉलेज होगा नहीं, तो सदर साहब का चुनाव फिर कैसे होगा? नहीं, आइन में ये दर्ज है, और 18वीं तरमीम में इस सूरत हाल को सामने रखते हुए कि कभी ऐसी सूरत हाल आ सकती है कि उनका इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, कुछ और रीज़न्स हो सकती हैं कि सदर मुमलिकत का इंतखाब जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाए। तो ऐसी सूरत में आइन में तरमीम की गई, और उसमें कहा गया कि जिस तरह वज़ीर आज़म कंटिन्यू करते हैं जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाता ऑफिस में, तो सदर मुमलिकत भी कंटिन्यू करेंगे। मतलब, और बतौर सीनियर सियासतदान, सीनियर लॉयर, आपको ये नज़र आ रहा है कि अलवी साहब को कंटिन्यू करना पड़ेगा? अगर वो खुद एज अ डेमोक्रेट समझें कि जितना मैंडेट उन्हें दिया गया था वो पूरा हो गया है, वो अगर मुस्ताफ़ी होते हैं या डिसाइड करते हैं नॉट टू कंटिन्यू, तो फिर तो आइन में उसका तरीक़ेकार दर्ज है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो स्पीकर बनेंगे, लेकिन अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो आइन में उसकी गुंजाइश है। लेकिन सर, जिस तरह बिल्स हमने कहा, इस पर भी आएंगे कि कहा जा रहा है बुलडोज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको खदशा है कि सदर साहब आपकी बिल के राह में कोई रुकावट बन सकते हैं अगर मंजूर ना करें? मेरा नहीं ख्याल। देखें, अभी तक जो बिल पास हुए हैं, एक तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से कुछ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, 80 बिल या 90 बिल या 24 नहीं, इस तरह होता। मैं अर्ज़ करता हूँ ले किए जा रहे हैं, उसमें से पास कितने हो रहे हैं मैं आपको दे देता हूँ अदादोशुमार। एक तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का मामला है, वो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं, उन पे हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, वो पार्लियामान का इंटरनल मामला है। अपोजिशन हुकूमत दोनों साइडों के वो एक जैसे बिल्स हैं, और वो आइन गुंजाइश देता है हर पार्लियामेंटेरियन को कि वो प्राइवेट मेंबर बिल मूव कर सके। उसमें भी अब हमने ये किया है कि सेनेट में कम से कम ये इस तरह से नहीं होगा। सेनेट में तमाम बिल जो हैं वो स्क्रूटनाइज किए जाएंगे कमेटीज़ में, और सिर्फ वो इंस्टीट्यूशंस जो हर हवाले से रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। अब जैसे अखुवत यूनिवर्सिटी का बिल पेंडिंग है, वो स्टेट ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी है। इसी तरह के कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं कि इस्लामाबाद का था, मैं देख रहा था, कुछ और थे, वो बिल्स मेरिट पे होने चाहिए। तो हमने कहा जो मेरिट पे आ रहे हैं वो चाहे 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, वो बननी चाहिए। लेकिन सर, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि आप जो बिल मंजूर करवा रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो गए, आर्मी एक्ट हो गए, ये कल आप ही के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। माजी में जैसे पी का कानून आप गुरबानी साहब, आज आप थे ना वहाँ पे, मुझे ये बताएं कि कभी किसी दौर में भी किसी एक बिल के ऊपर इतनी तफसील से बहस हुई है? हमने क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा है, हमने कमेटी में भेजा, जो हालांकि वो इंटीरियर का बिल था, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मैं वज़ीर कानून इस हुकूमत की टीम के तौर पे मैं मेंबर हूँ उस टीम का। मैंने हद्दुल वसा कोशिश की, वज़ीर आज़म साहब की खुसूसी हदायत पे स्टेक होल्डर से मुशावरत करने के बाद जो गिरफ्तारी वाले मामला थे वो निकाल दिए गए उसमें से। वो वही पुराना तरीका रहेगा कि एसपी लेवल के ऑफिसर जो हैं वो कर सकते हैं या वारंट के साथ हो सकता है। उसमें एक दो और तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी दुरुस्त कर दिए गए, डेफिनेशंस पे एतराज़ात थे वो भी कर दिए गए। आज भी आपके सामने है कि तकरीबन कमेटी में ये 2 दफ़ा डिस्कस हुआ है जी, कुछ 2-2, 3-3 घंटे के सेशंस हुए हैं। आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कम से कम 1 घंटा डिलिबरेट हुआ है। किसी की गर्दन नहीं इसमें फंसने जा रही, ना अपोजिशन की ना हुकूमत की। हम वो वतीरा नहीं अपनाएंगे जो पिछले दौर में था, जब जॉइंट सिटिंग में 1.5 घंटे में कुछ 54 बिल पास किए गए थे, बिल्कुल नहीं होगा।
इंशाअल्लाह उल अजीज आपने देखा HAC पे भी पूरा कंसेंसस डेवलप हुआ तो हमने उसे पास, एक टाइम पे चेयरमैन सेनेट ने वोटिंग करवाई, 23 और 14 आए, मैंने फिर उन्हें रिक्वेस्ट की कि नहीं सर ऐसे नहीं करें, हम इसे दोबारा आपके सामने रखते हैं, 2 अमेंडमेंट्स पे अगर श्योर है तो हम वो अमेंडमेंट्स भी कंसिडर करते हैं। 4 अमेंडमेंट्स थी, 2 पे सारों ने कहा कि मुनासिब नहीं है, मूवर ने वापस ले ली। सलीम मांडवी वाला साहब की 2 अमेंडमेंट्स थी, उसे हमने शामिल किया, सारों ने वोट किया, यूनानिमसली पास हो रहे हैं और मेरा ख्याल है ये जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन सर एक आपका बिल था अपील का हक देने से मुतल्लिक, फिर कहा गया कि ये बिल आप मियाँ साहब के लिए ला रहे हैं ताकि वो वापस आ सकें। अब 2 इसमें सवाल आते होंगे, एक अगर आप बता सकें कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं, दूसरा उस बिल का क्या बना। देखिए आपने देखा कि वो बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है उसमें कि अदालत उज़्मा में जब वो चैलेंज किया गया तो उन्होंने कहा कि बिल जो है वो नाफिजुल अमल नहीं होगा, बिल नाफिजुल अमल नहीं होगा। तो अब एक्ट बन चुका है, लेकिन क्योंकि उस पर यह है कि उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो वो ज़ाहिर है हर चीज़ रुकी हुई है। जब तक स्टे चल रहा है अपील फाइल नहीं होगी, उस पर अपील फाइल की नहीं जा सकती। अगर ये केस का फैसला हो जाता है तो जाहिर है फिर जो एग्रीव्ड पार्टीज़ हैं वो अपीलें फाइल कर सकेंगी। और ये बिल मैं आपको बताऊँ, ये हमने बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के कहने पे बनाया, इसमें कोई सियासी मकासद नहीं थे, उसमें 10 अच्छी चीज़ें हैं और सारी की सारी रुकी पड़ी हैं। तो और ये भी नेचुरल जस्टिस है कि कहाँ पे ये लिखा है कि आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला ताहयात नाअहल कर दिया जाए और आपको एक अपील का राइट भी ना हो। लेकिन सर हम कह सकते हैं कि वो ये मामला क्लियर होने तक मियाँ साहब वतन वापस नहीं आएंगे। नहीं, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। उनकी तो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ख़त्म हो चुकी है। जब इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम की गई तो उनकी जुलाई 2017 की कन्विक्शन थी, तो जुलाई 2022 से वो क्वालिफाइड कंसिडर होंगे। रहा उनकी नैब कोर्ट की जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की कन्विक्शंस हैं, उनकी अपील्स नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से खारिज हुई थी, इस ऑब्जर्वेशन के साथ कि जब भी वो कोर्ट को अप्रोच करेंगे, सरेंडर करेंगे, इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, तो वो उनको बहाल हो सकेंगी। वो कोर्स उन्होंने लेना है, उनकी लीगल टीम उनसे मुशावरत कर रही है, मेरे ख्याल में वो किसी वक्त भी उसकी अनाउंसमेंट। तारक साहब आप वज़ीर कानून हैं, अब मुल्क में ये तनकीद भी होती है आपके ऊपर भी, माजी में भी होती रही है, ये आप नहीं समझते कि ये बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस चलते रहे, कल जो है वो चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया गया। देखिए आप ये तो नहीं कहना चाहिए कि जो हमारे साथ हुआ है हमने वही दूसरों के साथ करना है, लेकिन चेयरमैन PTI लकी हैं कि उन्हें अदालत उज़्मा से कम ठंडी हवाएं आती रही हैं। अच्छा। और उन पर कोई इस तरह का फ़ैसला नहीं आया, वरना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब जब नाअहल हुए तो उनके पास अपील का राइट भी नहीं था और वो प्रोसीडिंग्स के नतीजे में नाअहल हुए, कोई ट्रायल नहीं हुआ, शहादतें रिकॉर्ड नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। चेयरमैन PTI का 1+1 केस है, सारे पाकिस्तान को पता है कि उनके अपने डेक्लरेशंस में तजाद है। उन्होंने तोशा खाना से जो करोड़ों रुपए के तहफ़ ले के सब्सिडाइज्ड कीमत पे 20% पे उन्हें ओपन मार्केट में फ़रोख्त किया। हम उन्हीं की बात मान लेते हैं, ये नहीं कहते कि वो असल में तो उनकी वैल्यू, वो जो नेकलेस है हीरो का, उसी की वैल्यू कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, आप भूल जाएं उसे। लेकिन जो उन्होंने खुद डिक्लेयर किया, ये घड़ी और पेन और ब्रेसलेट और वो चीज़ें और दीगर कुछ घड़ियाँ थी और कुछ तहफ़ थे, वो भी करोड़ों में जाते हैं, 10 करोड़ कुछ अमाउंट थी। ये अमाउंट उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में दी, इसलिए कि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पोशीदा रहते हैं आवाम से भी, इदारों से भी, वो सिर्फ अदालती हुक्म पे ही कभी ना कभी सामने आ सकते। जो इलेक्शन गोशवारे हैं जो हर साल हम जमा कराते हैं वो पब्लिक का वेबसाइट है। अब उन्होंने नहीं मुनासिब समझा कि ये तहफ़ वाली बात नादर गुरबानी तक पहुँचे, आज़म नज़ीर तारड़ तक पहुँचे, अवाम तक पहुँचे। उन्होंने एक ही साल में FBR में वो डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे उसे छुपा लिया, साथ एक हलफनामा लगाया। हलफनामे में लिखा है कि जो इसमें मुंदरजात हैं वो मेरे इल्म और यकीन की रूह से दुरुस्त हैं, कामिल हैं और मैंने कोई चीज़ मख्फी नहीं रखी, ये मेरा हल्फिया बयान है। तो सर वो सज़ा हुई है उन्हें वो झूठा हल्फिया बयान देने पे करप्ट प्रैक्टिस की ट्रायल के बाद। अब उनके पास राइट ऑफ अपील है। आप ये समझते हैं कि केस इतना कमज़ोर है या मजबूत है, या आप समझते हैं कि कमज़ोर है, रिलीफ मिल जाएगा हाई कोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट? मेरा ये राइट नहीं है कि मैं इस पर कमेंट करूं, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, 1+1 = 2 है। इसमें कोर्ट भी बार बार पूछती रही है और हम क्योंकि फौजदारी वकालत करते रहे हैं,
हमारे दोस्तों को ये मालूम है कि जब आपके पास दिफा के लिए कुछ नहीं होता फिर आप ताखीर करते हैं, और ताखीरी हरबे सारे किए गए। बतौर सीनियर कानूनदान जवाब दिया, बतौर सीनियर सियासतदान आप देख रहे हैं कि खान साहब 2023 के इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे? देखिए, दिस ऑल डिपेंड्स कि उनकी अपील कब डिसाइड होती है और किस तरह होती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इतना ओपन एंड शट केस है और इसी वजह से वो इसे अवॉइड कर रहे थे कि इसमें से निकलना बहुत मुहाल है। सर, माजी में तनकीद हुई तहरीक इंसाफ के ऊपर, आपकी जगह उस वक्त फ़रूक नसीम साहब थे, बाद में हुकूमत जाने के बाद श्री मज़ारी साहिबा ने कहा कि ये बिल्स तो हमारे थे ही नहीं, वो मिसिंग पर्सन का बिल हो या दूसरे बिल हो। अब आप समझते हैं कि इस हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है, बिल्स के मामले में कोई अमल दखल है? अगर उनका किरदार हो और उन्हें पास करवाना हो तो आप पिछले 2-3 हफ्ते से सेनेट में देख रहे हैं कि जब भी उनसे मुतलका कोई बिल आया है तो उस पर अच्छा खासा बहस मुबाहिसा हुआ है। वो बिल्स कमेटीज़ में गए हैं, उन्हें एग्ज़ामिन किया गया, उनकी क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग की गई। अगले रोज़ वो NLC वाला बिल था आपके सामने है, उसकी जो 12-13 क्लॉजेस थी मैंने सारी की सारी पढ़ी वहाँ पे। आज ऑफिशियल सीक्रेट का आपने देखा जिस तरह से पोस्टमार्टम किया गया और उसको, और ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और मैं खुद जब बात होती है स्टेक होल्डर्स के साथ जो बिल लेके आते हैं, वो इंटीरियर हो, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, वो जो भी मिनिस्ट्री हो, इंटीरियर वाले, उसको हम उन्हें बताते हैं कि ये किसी सूरत में भी जो आइनी आज़ादियाँ उससे बाहर नहीं जाना चाहिए और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हो। और मैं ये बात बड़े यकीन से कह रहा हूँ कि हमने पूरी एहतियात की है कि जहाँ पे शख्सी आज़ादियों का मामला है, जहाँ तक आइन की बालादस्ती का मामला है, कोई ऐसी कानून साजी ना हो जो कल को हमें जिस पे शर्मिंदगी हो। अभी भी मैं आपको बताऊं कि ये सारे शोर शराबे के बावजूद मुकम्मल मराहल तय होने के बाद, देखिए इंट्रोड्यूस होना और बात है, इंट्रोड्यूस हुए हैं 70-80 बिल्स इस वक्त नेशनल असम्बली और कौमी असम्बली और सेनेट में हैं, लेकिन जो 16 के करीब बिल हैं, टोटल 16 के करीब जो मंजूर हो के सदर मुमलिकत के पास गए हैं, उसमें से ज़्यादातर उन्होंने दस्तखत कर दी हैं। अगले 1-2 रोज़ में वो भी आ जाएंगे। 3-4 कवानीन ऐसे हैं जो आज पास हुए हैं, जब नेशनल असम्बली में जाएंगे अगर वहाँ से पास हो जाते हैं तो वो भिजवाए। मैं नहीं समझता 20-1 से ज़्यादा है। तारक साहब, 2 मुख्तसर सवाल होंगे। एक, नून लीग का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है सिविलियन बालादस्ती के हवाले से, लेकिन आप वज़ीर कानून हैं, आपकी मौजूदगी में सिविलियंस के खिलाफ जो मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है, कानून मौजूद नहीं कि उनके खिलाफ कानून कार्रवाई हो? देखें, ये मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में जी। अगर ये सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी होती तो मेरे ख्याल में इतनी पेशियाँ होने के बावजूद अब तक उस पर स्टे जारी कर दिया जाता और प्रोसीडिंग्स रोक दी जाती। अगर अदालत उज़्मा ने उसे एग्ज़ामिन करने के बाद अभी तक कोई इंजंक्टिव ऑर्डर पास नहीं किया, उसका मतलब है कि कानून में उसकी गुंजाइश है। और ये आज नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा 1975 में इसको एग्ज़ामिन किया था सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिगेडियर FP अली में। उन्होंने कहा ये हो सकता है अगर वो रेलेवेंट ऑफेंसेस में कवर होते हैं। उसके बाद ये वक्तन फ़वक्तन हुआ और फिर प्रेसिडेंट मुशर्रफ पे जो हमला हुआ था झंडा जीची पुल वाला, उसमें जिन लोगों को सज़ाएं हुई थी उन्होंने भी ये चैलेंज किया था। ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, उन्होंने कहा ये हो सकता है। फिर 2015 में जो APS के हवाले से जब कानून साजी की गई, वो सनसेट क्लॉज के साथ थी, लेकिन बाकी सारे लॉ को भी पढ़ा गया। आगे चलते हैं, जो इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, उसके आर्टिकल 14 में जिसके हम सिग्नेटरी हैं, जो बुनियादी आइनी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए एक मुल्ज़म के पास, वो हमारे आर्मी एक्ट में फॉर्चुनेटली हैं, मौजूद है। अपनी मर्ज़ी का वकील करें, फैमिली मेम्बर की एक्सेस हो, रिकॉर्ड ऑफ ट्रायल जो है वो अवेलेबल हो, अपील का राइट हो, अपील के बाद हमने मोर ओवर जुडिशल रिव्यू का राइट दिया हुआ है जो 2015 की फुल कोर्ट जजमेंट है। तो मैं नहीं समझता कि उसमें, लेकिन सर आपने चेयरमैन PTI को अडियाला में रखने की बजाय अटक क्यों भेज दिया? कहा जा रहा है कि वो पहले साबिक वज़ीर आज़म हैं जिनको रखा गया। आपको किसने कहा? सर रिपोर्ट हो, मियां नवाज शरीफ यूसी जेल में रहे हैं, वो भी साबिक वज़ीर आज़म। अटक का फैसला सर क्यों हुआ? नहीं, अटक में ही रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब भी, तो पहले नहीं है। PTI ये क्लेम कर रही है। तो ये तो देखिए सियासतदान के तो ये माथे का झूमर और सीने का तमगा होता है, जेलों में जाना और आना। तहरीक पाकिस्तान से लेके आज तक ये मामला चलते रहे हैं, वो बड़े दलेर लीडर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इससे फ़र्क पड़ता है। पिंडी अडियाला में क्योंकि उनकी पेशियाँ, ये मामला पंजाब गवर्नमेंट का था, ठीक है, कि उन्होंने अपनी कौन सी जेल, उसके लिए उन्होंने कहा कि वो सिक्योरिटी कहाँ पे बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जो बाकी दीगर मुल्की हालात हैं उनको सामने रखते हुए लोगों की भी सहूलत है। अडियाला आपको याद है कि आपके सामने कि अडियाला का जो रूट है इस्लामाबाद लाने के लिए,
उसमें बहुत सारी आबादियाँ हैं और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिन्हें बंद करवाना पड़ता है, इसलिए फैसला हुआ। सर मेरा ख्याल है आई एम नॉट प्रीवी टू ठीक दिस। है सर, अल्लाह आखिरी सवाल, निगरान वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं, हफीज़ शेख हो गए, शाहिद खाकान अब्बासी, दीगर नाम आ रहे हैं, अगर आप कोई इशारन बता सकें कि कोई ब्यूरोक्रेट होंगे, सियासतदान होंगे, रिटायर्ड जज या जस्टिस होंगे, या दूसरे इसी के साथ बताएं कि ये हतमी नाम कब तक आप समझते हैं कि सामने आ जाएगा? देखें, जो आइनी रिक्वायरमेंट है ना, वो कहते हैं ना कि अभी तो गांव आबाद नहीं हुआ और चोर पहले आ गए। सुन लें, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ये मुशावरत लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस में होती है असम्बली तहलील के बाद जी। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब क्योंकि बहुत ज़्यादा कायल हैं इंक्लूसिव डिसीजंस के और बड़े लेवल की मुशावरत के और एक बड़े इत्तेहाद को वो लेके चल रहे हैं, तो उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर रखा है। मैं अगर ये कहूँ तो आप शायद ना माने, लेकिन ये चंद ऐसे कामों में से हैं जिन कमेटीज़ का मैं हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए भी ये इतनी बड़ा सस्पेंस है जितना आपके लिए है। तो ये रेलेवेंट सवाल का जवाब अयाज सादिक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब ये लोग दे सकते हैं। अपनी राय दे दें कि किसको होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट हो, जज हो, जर्नल हो, रिटायर्ड? मेरे ख्याल में ये ज़ाहिर है ये एक्सक्लूसिव इख्तियार है वज़ीर आज़म का और लीडर ऑफ अपोजिशन का, और अभी तक मुझे लगता है कि जो भी मुशावरत हुई है उनके फ़ैसले इतने बुरे नहीं निकले। उन्होंने कोशिश की है कि वाइब्रेंट लोगों को, काम करने वाले लोगों को आगे लाया जाए। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि जो 3-4 माह हैं उनके पास इतने ही दौरानियाँ हैं। इलेक्शन एक्ट आपके सामने है, उसमें तरमीम का शोर पड़ा, वो भी हमने क्लैरिफाई किया कि वो सिर्फ ऑन गोइंग मल्टीलैटरल जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं उनके कुछ डिसीजंस हो सके तो होंगे, बाकी वो रोज़मर्रा का काम करेंगे। मेरी दुआ है कि कोई दर्द दिल रखने वाला पाकिस्तानी हो जो आइन की और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, सेनेट से जिस तरह कानून साजी हो रही है, आज हम अगर आपको बताएं तो सेनेट में वज़ीर कानून ने भी कहा कि हमारे ऊपर कम से कम ये इल्ज़ाम ना लगाया जाए कि अंधाधुंध जो बिल्स हैं वो मंजूर करवाए जा रहे हैं और कानून साजी जो है वो इस अंदाज से हो रही है। अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने वोट दिया CCI में फिर उसी मरदमशुमारी के हवाले से, जिसका वो ये मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं कि वज़ीर आला सिंध ने एक नहीं बल्कि कई खतूत जो हैं वो वज़ीर आज़म को लिखे। तो अब क्या मजबूरियाँ थी, वो ताज हैदर साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। अब जमात इस्लामी क्या समझती है पार्लिमान के अंदर जिस तरह ये तासुर दिया जा रहा है कि जाते जाते हुकूमत जो है वो 24 बिल्स एक ही दिन में मंजूर करवा रही है। तो इसी पर हम बात करेंगे। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। अब सबसे बड़ी तनकीद तो आपके ऊपर ये हो रही है कि जाते जाते ऐवान के अंदर जो है वो जिस तरह की कानून साजी हो रही है, आज वज़ीर कानून साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ये बिल्स तो जिस बिल पर ज़्यादा शोर मचा वो PTI हुकूमत का था, और अभी जो बिल्स आ रहे हैं वो अंधाधुंध इस तरह नहीं है जिस तरह का तासुर दिया जा रहा है या तनकीद हो रही है। आप इत्तफाक करते हैं जो कहा जा रहा है? देखें, PDM हुकूमत ने जो अपने आखिरी महीने के अंदर अंधाधुंध कानून साजी की है और जिस तरह पार्लियामेंट को रबर स्टैंप और अंगूठा छाप बनाया है और जिस तरह कवायद व ज़वाबित को पामाल कर रहे हैं, तो इन्होंने PDM ने पार्लियामेंट के मुंह पर कालक मल दिया है और पार्लियामेंट की बदतौकीरी की है। आप देखें कि उन्होंने उस दिन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज़म बिल मुतारफ़ कराया, मैंने उस पर शदीद एहतजाज किया और मेरे ख़िलाफ़ बातें भी की गई और वो उस वक्त पोस्टपोन कर दिया, ड्रॉप कर दिया चेयरमैन सेनेट ने। लेकिन आज वो बिल हुकूमत ने वापस लिया कि हमसे गलती हुई। गोया अगर उस दिन में एहतजाज न करता तो वो बिल वो पास हो जाता, वो कानून बन जाता। कहा गया कि तहकीक की तो पता चला ये हमारा बिल ही नहीं। ये नहीं, अंदाज़ा कर लें कि ये खुद इस हद तक पढ़ते हैं बिलों को कि इनको ये पता नहीं होता कि ये बिल इनका है या पुराना है, गोया ये पढ़ते ही नहीं है। तो जहाँ पे वज़रा की और कानून के वज़रा की ये हालत हो कि वो बिल पढ़े बग़ैर न सिर्फ इंट्रोड्यूस करें बल्कि उसकी डिफेंस करें और बाद में पोजीशन की हमारी चीखों पुकार पे जब उनको एहसास हो जाते हैं, वो देख लेते हैं तो कहते हैं ओहो ये तो गलती हो गई। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल। जहाँ तक आपने सेंसस की बात की है, ये बहुत जुल्म हुआ है। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने
कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कल यूनानिमसली ये फ़ैसला दिया है, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मुजरिम है। बिलखसूस मैं खैबर पुख्तनख्वा की बात करूँगा, इसलिए कि मैं खैबर पुख्तनख्वा से सेनेटर हूँ और मैं अपने सूबे खैबर पुख्तनख्वा को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपके पूरे कबायली इलाके वार जोन हैं, वहाँ जंग जारी है, वहाँ कोई सेंसस हुए ही नहीं है, वहाँ लोग गए ही नहीं है, वहाँ शुमार हुई ही नहीं है, वहाँ हेड काउंटिंग हुई ही नहीं है। आपने खैबर पुख्तनख्वा की आबादी कम कर दी है, आपने खैबर पुख्तनख्वा की कौमी वसाइल में हिस्सा कम कर दिया, आपने खैबर पुख्तनख्वा की इस सेंसस की बुनियाद पर जो सीटों की तकसीम होगी उसमें आपने सीटों की हिस्सा खैबर पुख्तनख्वा का कम कर दिया। तो ये खैबर पुख्तनख्वा के साथ दुश्मनी है। आज मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोलना चाहता था लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया इस पर। तो मैं इस पर एक तो उन्होंने ये खैबर पुख्तनख्वा के साथ जुल्म किया, दूसरा इन्होंने ये किया कि आखिरी वक्त में आके जब ये हालत नज़ा में हैं, जब इनकी जान निकल जा रही है, जब इनका जो फितरी वक्त है ख़ात्मा वो करीब है, इन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया CCI से और उन्होंने इंटेंशनली ये काम किया ताकि कम से कम 6 माह तक इलेक्शन को डिले कर लें। लेकिन सर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इससे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात सिंध को थे, फिर आप क्या समझते हैं कि क्या समझौता पीपल्स पार्टी को क्यों करना पड़ा, क्यों मंजूरी? इस वक्त कराची के और खैबर पुख्तनख्वा के हुकूक पर सौदाबाजी हुई है और इस वजह से ये पार्टियां खामोश है। MQM, पीपल्स पार्टी और PDM, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग, इन सब को आइंदा जो केयर टेकर हुकूमत है इसमें हिस्से दिए गए हैं। केयर टेकर हुकूमत इम्पार्शल नहीं होगी, केयर टेकर हुकूमत गैर जानिबदार नहीं होगी, केयर टेकर हुकूमत एक्सटेंशन ऑफ द करंट गवर्नमेंट होगी, एक्सटेंशन ऑफ दिस गवर्नमेंट होगी। द कोलेशन गवर्नमेंट है इसकी ही एक तोसी होगी और इनको अपना अपना हिस्सा इन्होंने नॉन इलेक्टेड फोर्सेस से जो पस पर्दा कुव्वतें मैनेज कर रही है उनसे उन्होंने ले लिया है। ये जमहूरियत दुश्मन, अवाम दुश्मन, पार्लियामेंट दुश्मन फैसला है। इसलिए इन्होंने अपनी पार्टी मफादात के लिए एक ऐसा काम किया है जो आर्टिकल 230 के तहत निगरान वज़राए आला के जो इलेक्शन एक्ट है उसके आर्टिकल 230 के तहत उनको ये इख्तियार ही नहीं है कि वो CCI में बैठ के इस तरह के फैसले करें। हम ये कह सकते हैं कि जमात इस्लामी कोई अपना स्टैंड लेगी, कोई सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी, वो सेंसस का मामला हो या केयर टेकर हुकूमत का मामला? देखिए, मैंने तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस पर पहले भी एहतजाज किया है, अब भी एहतजाज करता हूँ, आइंदा भी इस पर एहतजाज करूँगा, इसलिए कि मेरे सूबे के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म हुआ है कि इलेक्शन डिले हो रहा है और 6 माह तक तो हो गया और 6 माह से आगे भी, इसलिए कि इन्होंने 230 में जिस तरह 2A का इजाफा किया है प्रोविज़ो का, उसमें उनको वो इख्तियार दिए गए हैं केयर टेकर्स को जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, जो केयर टेकर का मैंडेट ही सिरे से नहीं है। तो और ताखीर सिर्फ 6 माह नज़र आ रही है इलेक्शन में? ताखीर ज़्यादा नज़र आ रही है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये आज इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास कर लिया, इससे पहले इन्होंने आर्मी एक्ट पास कर लिया था, इस तरह के काम करके ये दरअसल एक सेंसरशिप को और एक कानूनी मार्शल लॉ का लफ्ज़ जिस तरह मैंने आज इस्तेमाल किया वो करना चाहते हैं ताकि जो कोई इख्तिलाफी आवाज़ हो, कोई जो इनके मुकाबले में खड़ा हो जाए, उनको ये दीवार से लगा सके। आप माजी में सर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने जो बिल वो उन्होंने ऐवान में पेश किए, कहा गया कि फ़रोग नसीम साहब ने पेश किए, ये बिल वहाँ से आया था। अभी जो कुछ हो रहा है आपको लग रहा है कि उन कुव्वतों का भी हाथ है जिनकी तरफ हमेशा इशारा किया जाता है, वो कानून साजी हो या दीगर फैसले हों? देखें, ये बिल तो इन्होंने पढ़े ही नहीं है, वज़रात तक ने नहीं पढ़े हैं, वो तो साबित हो गया है। इनको तो आठों पे लगाया गया है, येस के आठों पे, और वो येस निकाल रहे हैं, खुद किसी ने नहीं पढ़े। आप देखिए कितना ये ब्लंडर और कितना बुलडोज कर रहे हैं कि आज मेरे 12 अमेंडमेंट्स थे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, उन 12 अमेंडमेंट्स पर सेंस ऑफ द हाउस ब्लैक है, उसको रिजेक्ट किया गया एक ही दफ़ा में। इसी तरह आप PIA के ऊपर मेरे 4 अमेंडमेंट्स थे, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो और वज़रा के जो उसी वक्त उनको याद आ जाता है ज़बानी तौर पर और उसी वक्त अमेंडमेंट ज़बानी तौर पर तैयार कर लेते हैं, उसको आप इंटरटेन कर रहे हैं। तो ये तो आप ज़्यादती कर रहे हैं और ये तो आप स्क्रिप्टेड कार्रवाई कर रहे हैं जो कि आपको स्क्रिप्ट दिया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्होंने पार्लियामेंट को अंगूठा छाप और रबर स्टैम्प बना लिया है और इससे रिडंडेंट हो गया पार्लियामेंट। ये तो नहीं होगी जैसे PTI कहती थी हुकूमत से जाने के बाद कि ये सारा कुछ फ़रोग नसीम साहब ने किया, कल नून लीग कहेगी कि नहीं ये सारा तारड़ साहब ने किया? बिल्कुल ये ऐसा ही है, लेकिन इसमें ये सब शरीक हैं।
उस वक्त तो उनको शायद इल्म ना हो, फ़रोग़ नसीब ही कर रहा था, लेकिन ये तो इसमें तो इसाक़ डार भी बैठे हुए हैं, इसमें तो शहादत आवान भी बैठे हुए हैं, इसमें तो शीरी रहमान भी बैठी हुई है, तो ये नहीं कह सकते कि ये सब ने मिल कर किया है। मुश्ताक साहब, माजी में देखा कि नून लीग ने पीका कानून बनाया, वो उसी की जद में आए, उसमें मज़ीद तरमीम हुई, आपने देखा कि सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। मौजूदा कानून साजी आप नहीं समझते कि मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है? देखिए, इन्होंने जिस तरह इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, जिस तरह एंटी नारकोटिक्स लॉ में तरमीम किया है, जिस तरह इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की है, ये सारे के सारे इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे, ये सारे के सारे इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी। और बदकिस्मती ये है कि ये लोग सीखते नहीं हैं, ये गोल दायरे का चक्कर है, और अपनी गलतियों से माजी के अंदर इनके साथ जो सलूक हुआ है, इनसे उन्होंने नहीं सीखा और उसी रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। नाज़रीन, मुश्ताक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई है उस हवाले से जमात इस्लामी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आपने सुनी, और जिस तरह पार्लिमान से बिल्स मंजूर करवाए जा रहे हैं उस हवाले से भी सेनेटर मुश्ताक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि आने वाले दिनों में जो है वो क्या डेवलपमेंट सामने आती है। नाज़रीन, अगर मरदमशुमारी के इस फ़ैसले के बाद अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो तनकीद थी, जो मुखालफत थी और जो सबसे ज़्यादा एतराज़ात थे वो सिंध के थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से वज़ीर आज़म को ख़ुतूत भी लिखे गए। अगर हम वफाक में देखें तो ताज हैदर साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनमा और सेनेटर हैं, उन्होंने ऐवान के अंदर भी ये बात उठाई और स्टैंडिंग कमेटियों में भी हमने देखा कि जो मरदमशुमारी से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात थे उन पर उन्होंने बात की। इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात, ख़ुतूत और ख़दशात के बावजूद अब सवाल ये उठता है कि आखिर पीपल्स पार्टी किन शराइत पर मरदमशुमारी के हक़ में उन्होंने वोट दिया। जैसे कहा गया है कि मुत्तफ़िका तौर पर मरदमशुमारी की मंजूरी ली गई है। हम बात करेंगे, सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अब सर, सवाल तो यही उठ रहा है कि आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपने ख़ुतूत भी लिखे, पार्लिमान के अंदर भी आपने बात की, लेकिन फिर सवाल उठ रहा है कि पीपल्स पार्टी किन शराइत पर मानी है? जी, इसमें शराइत की बात नहीं, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात तमाम कल भी पेश किए थे चीफ मिनिस्टर सिंध ने कि किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सबसे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हमारे माली तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो डिविजिबल पूल है उसमें से कोई इस साल कोई 225 अरब हमें कम मिलेंगे, और ये ऑप्शन हमारे पास नहीं था कि हम लड़ाई झगड़ा करें और इंतख़ाबात को इल्तवा में डालने के जो है वो हम हर चंद के जो हमारी मरदमशुमारी हुई है वो भी आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, और जो CCI है वो CCI भी आइन के ख़िलाफ़ वर्जी में बनाई गई है। लेकिन सर, अभी भी तो 2 केयर टेकर इस वक्त मौजूद हैं CCI में, हफ्ते भर बाद 5 के 5 CCI में होंगे, और एक ये प्रेसिडेंट बन गया है, और जो 5 केयर टेकर्स की CCI है वो कुछ भी कर सकती है इस मुल्क में। सर, कल जब आप एतराज़ उठाएंगे तो लोग आपको कहेंगे कि आपने वोट दिया है CCI में। अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ, कल से मैं चार्जशीट बना रहा हूँ इन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये बेईमानी की है। किन लोगों के खिलाफ? ये जो पहली हुकूमत थी, असद उमर साहब थे, फिर एहसन इकबाल साहब थे, फिर ये जो इदारा है जो क्या शुमारियात का जो मरकज़ी इदारा है। जैदर साहब, कल जो इजलास था CCI का, आप समझते हैं कि वो आइनी तौर पर दुरुस्त था या गैर आइनी इजलास था? वो गैर आइनी इजलास है। जो पोजीशन है वो ये है कि वो गैर आइनी इजलास है, क्योंकि उसमें 2 वोट केयर टेकर्स के हैं। अगले हफ्ते 5 के 5 वोट केयर टेकर्स के होंगे। आपने एक नज़ीर क़ायम कर दी है, एक मिसाल क़ायम कर दी है कि केयर टेकर्स का वोट वैलिड है। तो अब तैयार रहिए अगले हफ्ते क्या होता है। ये जो चीज़ है ना, ये गलत है, और किसी मजबूरी की वजह से, किसी मसलहत की वजह से कि हम आइन को हम इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहते थे, और क्योंकि ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड इन पॉलिटिक्स। Many times, well, most of the times, you have to go for the lesser evil. So the lesser evil was to put this conspiracy in the backyard, in the dustbin rather,
and go for elections. बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, ताज हैदर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब उनका कहना है कि जो CCI का इजलास बुलाया गया वो गैर आइनी है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने समझौता सिर्फ इस बुनियाद पे किया कि पीपल्स पार्टी को खदशा था कि अगर वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात बरकरार रखते हैं और वोट नहीं करते, शिरकत नहीं करते, तो शायद इंतखाबात में ताख़ीर पैदा हो सकती है। इसलिए उन्होंने जो मरदमशुमारी है उस हवाले से अपनी राय दी और मुतफ़िका फ़ैसला जो हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी को खदशा था और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इंतखाबात हर सूरत में वक्त पर होने चाहिए।